हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट का अपना थर्ड टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी, यानी कि विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसकी क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए, कंप्यूटर का सिलेबस जो है थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में कम आएंगी, लेकिन मैं जैसे आपको करा रहा हूँ, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आ चुके हैं पेपर में, उन सभी टॉपिक को मैं कराऊँगा। ठीक है, चाहे इंटरनेट के बारे में हो, चाहे जो भी फेसबुक के बारे में भी पूछा जाता है, यूट्यूब के माध्यम बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं मैं उन्हें सबको करा दूंगा। ठीक है, और अगर आप पवन की गाइड देखेंगे या राजन की देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उससे ज़्यादातर चीज़ें मैंने ले रखी हैं। ठीक है, बस लैंग्वेज जो होगी वो उसकी नहीं होगी, सरल होगी थोड़ी सी। ठीक है, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें और लिख सकें। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, सारा जितना भी है आपका सिलेबस वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तकनीकी से आप क्या समझते हैं, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब हम विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी की भूमिका जान रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम जान रहे हैं कि प्रौद्योगिकी का क्या यूज़ है, तकनीकी का क्या यूज़ है विद्यालय प्रबंधन में, मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले मैं ये जानना ज़रूरी है कि प्रौद्योगिकी क्या है या तकनीकी क्या है। तो प्रौद्योगिकी या तकनीकी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के टेक्नोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका आशय है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियाँ। मतलब अपने जो डेली लाइफ है, इसमें हम वैज्ञानिक ज्ञान को जो जिन माध्यमों से प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई वैज्ञानिक ज्ञान है जिसको हम कई विधियों से प्रयोग करते हैं, जैसे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के कैसे हम चला रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से चला रहे हैं, तो वो भी एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की जो विधियाँ होती हैं वही कहलाती हैं प्रौद्योगिकी या तकनीकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है कला। ठीक है, अगर पूछा जाए कि टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ग्रीक भाषा की शब्द टेक्निकोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है कला। ठीक है, आर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली दृष्टिकोण बनाती जा रही है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इस समय जो आईसीटी का यूज़ है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं। ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, हर चीज़ इंटरनेट के माध्यम से होती जा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है वो अत्यंत प्रभावशाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। जो विद्यालय प्रबंध है वो विकेंद्रीकरण तथा लोकतांत्रिकता पर आधारित होता है। ठीक है, अभी विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है केंद्रीकरण, दूसरा होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण हम उसे कहते हैं जब सारी शक्ति हेड के पास होती है। ठीक है, जो सबसे ऊपर होगा उसके पास जब सारी शक्तियाँ होती हैं तब उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे हम कह दें कि केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ हों। ठीक है, राज्य के पास कोई भी शक्ति ना हो। ठीक है, सब कुछ केंद्र सरकार देख रही है, जो भी चेंजमेंट होंगे, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, चाहे किसी भी राज्य की हो, वो खाली केंद्र सरकार करे, तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीकरण की भूमिका है। ठीक है, केंद्रीकरण है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सारी शक्तियाँ किसी एक के पास हैं, किसके ऊपर? जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि जब हम सारी शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी सबको बांट देते हैं, जैसे केंद्र ने कुछ शक्तियाँ क्या की हैं, राज्यों को बांट दी कि आप अपने नियम कानून बना सकते हैं अपने राज्य को लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है विकेंद्रीकरण। और फिर जो राज्य होते हैं वो क्या करते हैं, और कई स्तर पर जो होते हैं वो बांट देते कानून, जैसे जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर कुछ चीज़ें उन्होंने बांट रखी, शक्तियाँ दे रखी हैं कि तुम इस चीज़ पर कानून वगैरह बना सकते हो। तो ऐसी चीज़ कहलाती है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो जो विद्यालय प्रबंध होता है वो भी विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है, क्योंकि सारी शक्तियाँ हेड के पास नहीं होती। जो हेड होता है वो भी चीज़ें पूछ पूछ कर ही करता है। ठीक है, टीचरों के माध्यम से कि पाठ्यक्रम में क्या चेंजमेंट होना चाहिए या किस माध्यम से हम अपने विद्यालय को और अच्छा बना सकते हैं। तो विकेंद्रीकरण पर आधारित है और लोकतांत्रिकता पर आधारित है। ठीक है, कोई राजा नहीं होता यहाँ पर, सबकी बातें सुनी जाती हैं। ठीक है, सब लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। अब विद्यालय प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, एमजीएमटी का मतलब है मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ, उपयोगिता या आवश्यकता क्या है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, चाहे लाभ पूछे जाए, चाहे उपयोगिता पूछी जाए, चाहे आवश्यकता पूछी जाए। ठीक है, आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि संसाधनों के समन्वय में सहायक। ठीक है, जितने भी संसाधन होते हैं एक विद्यालय में, उनके समन्वय में सहायक होती है। ठीक है, आईसीटी, जैसे कि मानवीय तथा भौतिक साधनों के बीच सामंजस्य बनाए रखना। ठीक है, तो मानवीय साधन कौन हो जाएंगे? टीचर्स वगैरह हो जाएंगे, जो आपके ऑफिस में वर्कर्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधनों में क्या आ जाएगा? आपका बिल्डिंग आ जाएगी। ठीक है, क्लासरूम वगैरह और जो चीज़ें हैं वो भौतिक संसाधनों में आ जाती हैं। तो इनके बीच सामंजस्य कौन बैठाता है? तो उसमें हम आईसीटी का यूज़ करते हैं।
ठीक है। दूसरा है कि उत्तरदायित्व की भावना का विकास, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए विकेंद्रीकरण पर आधारित है, और विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि हम सारी शक्तियाँ क्या करते हैं, बांट देते हैं सभी को। ठीक है, किसी को हम इसका हेड बना दिया, किसी को इस चीज़ का हेड बना दिया, किसी को हमने असेंबली का हेड बना दिया। ठीक है, तो किसी को हमने गेम्स का हेड बना दिया। तो क्या होता है कि जो गेम वाला होगा वो गेम की सारी चीज़ें देखेगा, उसके ऊपर नियम वगैरह बना सकता है। ठीक है, कब प्रोग्राम वगैरह होंगे उस पर वो डिसाइड कर सकता है। और जो असेंबली वाला होगा, असेंबली में कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है, वो डिसाइड कर सकता है। तो सभी को हमने क्या किया, कुछ कुछ चीज़ें सौंप दी, तो अब उनके अंदर जिम्मेदारी आती है कि हाँ यार हमें ये करना है, क्योंकि हमें ये चीज़ दी गई है, हमें ये पावर मिली है, तो हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को निभाएं। ठीक है, तो उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। ठीक है, आईसीटी की मदद से हर कर्मचारी का क्षेत्र निश्चित होता है और उत्तरदायित्व तय होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है कि आपको ये चीज़ करनी है। तीसरा है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण की आवश्यकता। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे चीज़ों के ऊपर तो सारी चीज़ें आपके हाथों से बाहर निकल जाएंगी, लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे। ठीक है, तो मनमानी रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नियंत्रण की हमें आवश्यकता होती है, और वो भी हम आईसीटी की मदद से करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कोई टीचर विद्यालय नहीं आ रहा तो हमने क्या किया, उसकी सैलरी काट दी आईसीटी की मदद से। ठीक है, फिर है कि विचारों की स्वतंत्रता, और इसमें भी देख सकते हैं कि अब स्कूल में थंब वगैरह लगने लग गए हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक जो आपने देखा है कि अगर विद्यालय में नहीं आ रहा तो आप थंब नहीं लगा पाओगे, आपकी सैलरी गई। ठीक है, पता चल जाएगा आप कितने दिन आ रहे हैं, कितने दिन नहीं आ रहे हैं। फिर है विचारों की स्वतंत्रता। ठीक है, अपने विचार जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। आईसीटी की मदद से आप कहीं भी कुछ भी चीज़ें बता सकते हैं। आपको लगता है कि स्कूल में ये चीज़ होनी चाहिए तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपके जो हेड होंगे उन्हें बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर कमी है, ये चीज़ कर सकते हैं, तो अपने विचार रख सकते हैं। फिर है कि समानता लाना, सभी को समान भाव से देखा जाएगा। ठीक है, समानता आएगी सबके अंदर जब आईसीटी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी अपने माध्यम से बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई हेड के ज़्यादा पास में है तो वो सारी चीज़ें देख रहा है और लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। लेकिन आईसीटी की मदद से क्या है कि थोड़ा समानता का भाव आता है। ठीक है, फिर है कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी है, उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आईसीटी की मदद से आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे तो थोड़ी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी शिक्षण की। ठीक है, पहले क्या भाई घिसे पिटे तरीके होते थे टीचरों के पढ़ाने के, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे सब चेंजमेंट आ रहा है। फिर है कि शिक्षण के बोझ को कम करके शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, अब इससे क्या है कि पहले जो टीचर्स थे वो घर में बनाना होता तो चार्ट वगैरह बना लेते थे। ठीक है, या कोई मॉडल वगैरह किसी बच्चे से तैयार करवा के फिर दिखाते थे। अब क्या कि ऑनलाइन प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है, चीज़ों को समझा सकते हैं सामने। तो शिक्षण का बोझ भी कम हुआ है और शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ गई है। फिर है कि पाठचर्या को शीघ्रता से संचालित करने में आईसीटी का योगदान है। ठीक है, पहले क्या था, काफ़ी टाइम लग जाता था कि पाठ्यक्रम अगर बदल रहा है तो बदल रहा है कि अब जब आएगा नया पाठ्यक्रम तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, कई चीज़ें होती थी, लेकिन अब क्या कि पाठचर्या को हम जल्दी से शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि जल्दी ऑनलाइन आ जाता है, एक साथ सभी को मिल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से चालू भी हो जाता है। तो इसमें भी आईसीटी का योगदान है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि विद्यालय प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्या लाभ है, उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है। ठीक है, सिंपल है, आप आराम से लिख सकते हैं, इन पॉइंट्स को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीटी ने विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया है, कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन डीएलएड में पूछा जा चुका है कि आईसीटी ने किस तरह जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके जीवन को थोड़ा आसान बना दिया है। ठीक है, तो वर्तमान समय में आईसीटी का बहुत महत्व है। आईसीटी ने आज के विद्यार्थी जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। तकनीकी के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी सामग्री छात्रों तक पहुंचती है उसे शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से जाना जाता है। आज के समय में प्रत्येक छात्र घर बैठे नवीन तकनीकी माध्यम द्वारा अपनी शैक्षिक समस्याओं को हल करना चाहता है। इस कार्य को कंप्यूटर तथा इंटरनेट ने आसान बना दिया। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आपको भी पता है कि आईसीटी का कितना महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर प्रौद्योगिकी या तकनीकी नहीं होती तो हम वही पुराने स्कूल में जा रहे होते। ठीक है, रोज़ पढ़ पढ़ा के चले आते घर पे, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता, वही किताबें जो पुरानी चलती आ रही हैं। ठीक है, तो वही चलती रहती, क्योंकि स्कूल वाले भी जल्दी चेंजमेंट नहीं करते। ठीक है, किताबों में वो क्या कि अगर उनके में अगर राष्ट्रपति लिखे हैं 2018 की तो 2018 की चलेंगे, भले ही 2020 में बदल गए हों। ठीक है, तो ये होता था, लेकिन आईसीटी ने बहुत चीज़ें आसान बना दी हैं। आज के समय में आईसीटी का बहुत महत्व है। आईसीटी ने आज के विद्यार्थी जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। हाँ, बदल दिया है अपनी साइड में। जो क्या है, इंडिया में थोड़ा चेंजमेंट धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर आप विदेशों में आए तो विदेशों में जाएँ तो देखेंगे कि लोग लैपटॉप लेकर जा रहे हैं अपने विद्यालय में। ठीक है, लैपटॉप की मदद से ही पूरी पढ़ाई हो रही है, वो बुक वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाते। ठीक है, सारा डेटा वगैरह उसी में सेव रहता है उनका, वहीं से स्टडी उनकी चलती रहती है। तो विद्यार्थी जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। तकनीकी के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी सामग्री छात्रों तक पहुंचती है, ठीक है, मतलब कि
टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी पढ़ने लिखने की सामग्री छात्रों तक पहुंच रही है, चाहे इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रही हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, जैसे यूट्यूब के माध्यम से आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, नई नई विकीपीडिया के माध्यम से आपको जो नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं, तो शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से इन्हें जाना जाता है। आज के समय में प्रत्येक छात्र घर बैठे नवीन तकनीकी माध्यम द्वारा अपनी शैक्षिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं। तो आज के समय में क्या है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आई है उसकी हेल्प लें और घर बैठ के जितनी भी समस्याएं अपनी सॉल्व कर लें। मान लिया पहले क्या होता था कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो अब मान लिया 2 दिन की छुट्टियां पड़ गई, तो बच्चा घर ही में बैठा कि यार अब 2 दिन बाद टीचर को पूछना पड़ेगा कैसे क्या होगा। लेकिन अब क्या है कि सीधा गूगल करता है, वो नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब में सर्च करता है, उसे मिल जाती चीज़ें, ठीक है, क्लियर कर लेता अपना कॉन्सेप्ट, उसके बाद बैठता है। ठीक है, वो टेंशन नहीं लेता कि नहीं यार 4 दिन तक रुकते हैं, टीचर से ही पूछेंगे, वो अच्छे से समझाएगा, क्योंकि अब तो इतने सारे टीचर मिल गए हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस कार्य को कंप्यूटर और इंटरनेट ने आसान बना दिया है। आज विद्यार्थी विभिन्न साधनों का प्रयोग कर रहा है जो निम्न है। ठीक है, तो आज कैसे अपनी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, तो या तो कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट ने ही सब कुछ सिंपल सा कर दिया है। कितने आराम से हम चीज़ों को ढूंढ लेते हैं, जो भी हमें चाहिए इंटरनेट के माध्यम से। गेम भी हम खेल रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो हर चीज़ इंटरनेट ने बहुत आसान बना दी है। और किन किन साधनों का यूज़ करता है, ठीक है, उन साधनों के नाम भी याद कर लेते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला वेबसाइट्स, कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से जो स्टूडेंट होता है वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लेता है। ठीक है, सरकारी रिजल्ट.com पे जितने भी फॉर्म वगैरह निकलते हैं, वैकेंसी निकलती है, उनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, ऐसी कई तरीके की वेबसाइट होती हैं। फिर दूसरा है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन में कई जॉब वगैरह के ऑफर आते रहते हैं। ठीक है, आपने जैसे ही आपको जॉब चाहिए उस हिसाब से मतलब आते रहते हैं नोटिफिकेशन। फिर ट्विटर, ट्विटर पे आप देखते हैं ट्वीट वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, जो भी आपको समस्या होती है आप ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, आपका समर्थन करने वाले काफ़ी हो जाते हैं। फिर फेसबुक पेजेस, कई तरीके के फेसबुक पेजेस होते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जो जानकारी उसमें डाली जाती है वो आपको दिख सकती है, अगर आपने एजुकेशन से संबंधित फेसबुक पेजेस को लाइक किया है। ठीक है, तो जितनी भी एजुकेशनल जो सामग्री होगी जो उसमें डाली जाएगी, ठीक है, वो सारी आपको देखने को मिलेंगी। व्हाट्सअप पे भी आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त वगैरह वीडियो वगैरह शेयर कर देते हैं जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित होते हैं। ठीक है, फिर टेलीग्राम, टेलीग्राम पे भी देख ही रहे हैं, आपको कई चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। इसमें भी पढ़ाई लिखाई के काफ़ी आइटम मिल जाते हैं आपको। फिर आपका टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक भी एक ऐसी ऐप है जिसमें आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब ऐसे करके कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से आप जो आज का स्टूडेंट है वो यूज़ कर रहा है इन साधनों का और पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, यूट्यूब भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे साधन हो जाएंगे जिन्हें शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश करने वाली विधियां कहा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आईसीटी ने विद्यार्थी जीवन को आसान बना दिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो और भी बना बना के लिख सकते हैं कि आपके जीवन को कैसे आसान बनाया है आईसीटी ने। वैसे आप डीएलएड में रोज़ भागते, ठीक है, कहीं ऑटो कर रहे होते, कहीं बाइक लेके भाग रहे होते, अगर रोड पे जाते हैं तो एक्सीडेंट का डर रहता है। ठीक है, सर्दियों का टाइम था, कितना एक्सीडेंट के खतरे जो होते हैं। ठीक है, तो आप क्या, आप घर बैठ के चीज़ों को पढ़ रहे हैं आसानी से। ठीक है, विद्यालय भी नहीं जाना पड़ रहा है, आराम से बेड पे बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में अगर आप कंप्यूटर टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। और ये किसी सेमेस्टर से संबंधित नहीं है, किसी भी जगह पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है। तो छोटी सी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट चेंज डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देती है। ठीक है, जो डेटा होता है उसे महत्वपूर्ण जानकारियों में बदल देता है क्या, कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट चेंज डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है। ठीक है, कंप्यूटर की स्पेलिंग लिख देनी है और ऐसी जोड़ देना उसमें, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, तो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। आज कंप्यूटर को एक नवीन प्रविधि माना गया है जिसके द्वारा अंकगणित तथा तर्कसंगत क्रियाओं को संग्रह किया जाता है। ठीक है, आज के समय में क्या माना गया है, कंप्यूटर को एक नवीन प्रविधि माना गया है। ठीक है, एक तरीके की एक विधि है, जैसे शिक्षण विधि हम यूज़ करते हैं, तो वैसी एक नवीन प्रविधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो अंकगणित तथा तर्कसंगत जो क्रियाएं होती हैं उनका हम संग्रह करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक विधि है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक विधि है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, ऐसे तो काफ़ी सारा डेटा पड़ा होता है, लेकिन उसे सही से सॉल्व वॉल्व करना है, उसका विश्लेषण करना, उसके बाद उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन में बदल देना जो आपके काम की हो। ठीक है, उसे अर्थपूर्ण बना देना। अब कंप्यूटर के उपयोग पूछ लिए जाते हैं कि कंप्यूटर के यूजेस बताइए, कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है आज के समय में।
तो अगर आज के समय में पूछा जाए कंप्यूटर का उपयोग, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, चाहे नासा है, इसरो है, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब तो आज के टाइम पे तो हर जगह, ठीक है, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं शादी के कार्ड वगैरह वो भी कंप्यूटर की मदद से ही बनाए जा रहे हैं। या कोई नई फैक्ट्री वगैरह में चले जाएं, इंस्टीट्यूट में चले जाएं, हर जगह मतलब क्या है कि कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ही चल रहा है। तो अब इसमें क्या है कि कंप्यूटर का यूज़ पूछा गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पूछी जा रही है ना, सब शिक्षा के क्षेत्र में ही पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर आप अगर देख लेना क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में लिखा है तो शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड बताएंगे चीज़ें। अगर खाली कंप्यूटर का उपयोग लिखा है तो आप चिकित्सा चिकित्सा सब चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है, एजुकेशन जो मैनेजमेंट है उसके एरिया में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले अभिलेखों को रखने में, आपने टीचिंग की होगी तो आपने ये चीज़ें लिखी होंगी अपनी फाइल में कि कितने प्रकार के अभिलेख बनाए जाते हैं एक विद्यालय में। ठीक है, एक में भौतिक संसाधनों की चीज़ें लिखी जाती हैं, एक में सैलरी वगैरह से संबंधित चीज़ें लिखी जाती हैं, एक में जितने टीचर्स वगैरह वर्कर्स वगैरह जो विद्यालय में कार्य कर रहे होते हैं उनसे संबंधित चीज़ें जो होती हैं वो एक अभिलेख बनाया जाता है। तो कई प्रकार के अभिलेख बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर वित्तीय व्यवस्था करने में जो सैलरी वगैरह दी जाती है, जितनी बच्चों से फीस वगैरह आती है, इन चीज़ों को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था करने में भी आईसीटी का हम यूज़ करते हैं। रिजल्ट बनाने में भी आप देख रहे हैं कि वर्कशीट एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम रिजल्ट वगैरह बनाते हैं। तो इसमें भी हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल। फिर है प्रेजेंट एब्सेंट, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट वगैरह में भी लिखनी पड़ती है कितनी प्रेजेंट ही रही उनकी। तो इसमें भी हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी मदद से हम कर रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं। दूसरा है शिक्षण परिस्थितियों में, यानी कि जो टीचिंग की सिचुएशन होती है उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो कोई बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उससे पहले उसका जो एक टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले। ठीक है, तो उसमें हम करते हैं, शिक्षण परिस्थितियों में यूज़ करते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत कार्यक्रमों की प्लानिंग के लिए। ठीक है, जो नियोजन वगैरह हम करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हर बच्चा जो होता है वो अलग तरीके का होता है। कोई मंद बुद्धि वाला है तो कोई बहुत होशियार है, तो सबके लिए हम अलग अलग कार्यक्रम बनाते हैं। तो उनमें भी प्लानिंग करते हैं, कंप्यूटर की मदद लेते हैं हम उसमें। ठीक है, छात्रों के विकास में भी हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से इंटरनेट चलाते हैं, या कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनकी मदद से हम छात्रों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नए पाठ्यक्रम को जब भी हम बनाते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है कि अनुसंधान कार्यों में रिसर्च वगैरह जो होती हैं उसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूरस्थ शिक्षा में आप आज के टाइम में देख ही रहे हैं कि आप दूर बैठे कोई टीचर जो होता है आपको पढ़ा रहा होता है, और आप कई जगह दूर दूर बैठकर चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। फिर है कि शैक्षिक परियोजना बनाने में, जो एजुकेशन से संबंधित जो प्लानिंग वगैरह होती है उसमें भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते ही हैं। ठीक है, फिर शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में जो गाइडेंस वगैरह होती है, काउंसलिंग वगैरह जो बच्चों की जाती है। ठीक है, तो इसमें भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं, ये कंप्यूटर के उपयोग हो जाएंगे। और देश विदेश की जो विभिन्न पुस्तकें हैं उनके संबंध में सारी जानकारी हमें कंप्यूटर से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से हम घर बैठे किसी भी देश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी जान सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ कंप्यूटर की मदद से काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।